नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पद्मावत के निर्माता और कलाकारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त। स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद जस्टिस मेहता ने सुनाया फैसला। निलंबित आईएएस निर्मला मीणा को हाईकोर्ट से मिली राहत। गिरफ्तारी पर लगाई रोक। गेहूं के गबन का मामला। लूणी प्रधान की जाति प्रमाण पत्र की जांच कर 15 दिन में पेश करो रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिए आदेश। जेएनयू में बाबा साहिब की प्रतिमा को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एसएफआई ने किया प्रदर्शन। नर्सिंग छात्रों ने रैली निकालकर दी आंदोलन की चेतावनी, तो पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मियों ने दिया धरना। और आसमान में बादलों का डेरा, सुबह चलती है ठंडी हवाएं, तो दिन में सूर्य देवता की चमक से मिलती है राहत। अब खबरें विस्तार से। प्रतिबंधित फिल्म पद्मावत को लेकर निर्माता संजय लीला भंसाली व कलाकारों के खिलाफ भावनाएं भड़काने व आहत करने की डेडवाना में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी है। जस्टिस संदीप मेहता ने सोमवार को फिल्म देखने के बाद मंगलवार को फैसला सुनाया। संजय लीला भंसाली की विवादित फिल्म पद्मावत की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया, जिसमें फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली व कलाकारों के खिलाफ भावनाएं भड़काने व आहत करने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले के बाद संजय लीला भंसाली के वकीलों ने कहा कि फिल्म को राजस्थान में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ओपन कोर्ट में कोर्ट ने ऑर्डर लिखाया है जी, उसके बियॉन्ड बोलने की जरूरत भी नहीं है हमको। कोर्ट ने कहा है कि जो कंप्लेंट है वो गलत है और पिक्चर राजस्थान में सबको दिखाई जानी चाहिए। गौरतलब है कि इस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के आदेश दिए थे। सोमवार रात उन्होंने आईनॉक्स में फिल्म देखी और मंगलवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया। इस प्रकरण के अंदर पूर्व में न्यायाधिपति द्वारा एक आदेश किया कि इसकी रीस्क्रीनिंग की जाएगी, वो की गई थी और आज उसकी अंतिम बहस इस प्रकरण में हुई कि ये एफआईआर मेंटेनेबल है या नहीं और इस प्रोसीडिंग को क्वेश किया जाए या नहीं किया जाए। आज इस प्रकरण पर सुनवाई हुई। हमारे द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि ये 482 की जो याचिका दायर की गई है वो प्री मैच्योर है, अतः इसे स्ट्रेट वे खारिज किया जाए। ये हमको इन्वेस्टिगेशन करने देते, हम इन्वेस्टिगेशन करके इसका नतीजा पेश करते हैं कि ये एफआईआर का मामला है या चालान का मामला है, और इन्होंने ये याचिका दायर कर दी थी। अंतोगत्वा आज इस प्रकरण पर अंतिम सुनवाई हुई और न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया है तथा पद्मावती पिक्चर को लेकर के जो ये याचिका थी, इसके अंदर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स को फॉलो करते हुए और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि आप यथासंभव माफी आदेश सुप्रीम कोर्ट समुचित कार्रवाई करें। इधर फिल्म पद्मावत का विरोध कर रहे कर्मी सेना के लोकेंद्र सिंह कालवी ने जोधपुर में मंगलवार को मीडिया से बात में कहा कि पद्मावत मामले के चलते ही भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मुंह की खानी पड़ी। अभी जो बाई इलेक्शन में था उसमें बहुत से मुद्दे थे और ये तय किया गया था राजपूत सभा भवन जयपुर में 17 सामाजिक संगठनों में और बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी के खिलाफ वोट देंगे। कांग्रेस को साथ देंगे कि नहीं देंगे ये तो आगे की बात है। बीजेपी को हराने का तो कांगड़ा राजपूत और सारे जो 36 कौम जाति बिरादरी के सामाजिक संगठन थे, जो आनंदपाल वाले मामले थे, पद्मावत वाले, देखिए ये तय कब हुआ, ये आ गई कि भाई 25 तारीख को अब रिलीज होगी ही, अब नहीं रुक पाएगी। मैं तो 25 छोड़ आज तक प्रयास करता हूं ना, आज भी मैं तो ये कह रहा हूं अब देख ली कमाई भी थोड़ी बहुत हो गई तो अब ये भी नहीं है कि हमें पैसा देना पड़ेगा। नहीं तो मैं तो वहां तक भी था कि यार 200 करोड़ कुएं में डालना है, मैं चंदा कर दूंगा लोगों से। समाज मेरा बहुत विस्तृत है और जिस तरह से पद्मावती पर समर्थन मिला है वो हद कमाल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पूर्व सांसद नारायण सिंह माणकलाम ने कहा कि फिल्म की लागत वसूली जा चुकी है, ऐसे में फिल्म का प्रदर्शन अब बंद कर देना चाहिए। उत्तर भारत में 5318 स्क्रीन में से 68 स्क्रीन पर फिल्म लग रही है, फिर भी बहुत कमा रही है। 100-150 करोड़ 200 करोड़ पता नहीं कहां तक कमाया है, मैं उस झगड़े में नहीं पड़ता। मैं अभी दिल्ली में था जब, और प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि जो हमने एक सुझाव दिया था कि फिल्म की लागत से ज्यादा तो हम नहीं कर सकते,
पर लागत हम बंसाली को दे देंगे और इस फिल्म को जो है कि ज्वाला में फेंक देंगे। अब तो लगभग कमाई हो गई हो। पद्मावत के बाद अब कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। कन्नी सेना के लोकेंद्र सिंह कालवी ने कहा कि इस फिल्म का ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। उन्होंने विरोध में खून से पत्र लिखा है। अगर ब्राह्मण का खून बहेगा तो राजपूत चुप नहीं रहेगा। जल्द ही फिल्म की जानकारी जुटाकर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, आज ब्राह्मण ने जब खून से लिखे पत्र दिए थे पद्मावत वाले मामले में, आज उसी ब्राह्मण महासभा ने जयपुर में परसों तरसों 4 तारीख को हम सुरेश मिश्रा और मैं, हम दोनों, क्योंकि मैं पैटर्न हूं, जैसे मैं कन्नी सेना का संरक्षक हूं वैसे संस्कृति का भी संरक्षक हूं और वो अध्यक्ष है, उसने मुझे इस और इशारा करा था कि साहब ऐसा कुछ, एक राजश्री मिश्रा करके एक लड़की औरत थी, उसने एक हिंदी ट्रांसलेशन किया जॉफ मैकग्राथ की किताब का, जिसमें लक्ष्मीबाई एक प्रेमिका के तौर पर, अंग्रेज लेफ्टिनेंट की प्रेमिका के तौर पर बताई गई है। वो पुस्तक बैन हो चुकी, उस पर वारंट निकल चुके, वो स्त्री या लड़की जो भी है वो फरार है, वो आज के 6 साल से यहाँ हिंदुस्तान में नहीं आ पा रही है। 8 करोड़ रुपए के 35,000 क्विंटल गेहूं के गबन करने के मामले में भूमिगत आरोपी निलंबित आईएएस निर्मला मीणा को मंगलवार को हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने मीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक मामलात की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी। इससे पहले एसीबी मामलात अदालत ने मीणा के साथ ही रसद विभाग के लिपिक अशोक पालीवाल और ठेकेदार सुरेश उपाध्याय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। इसके बाद एसीबी की टीमों ने मीणा और अन्य की तलाश में कई स्थानों पर दबिशें दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। 7 वर्ष से चल रहे बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण एवं हत्याकांड मामले में अनुसूचित जाति जनजाति के विशिष्ट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई इंस्पेक्टर आरके सिंह से पिछली सुनवाई के दौरान अधूरी रही जिरह पूरी नहीं हो पाई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जगमाल सिंह ने गवाह से जिरह पूरी कर ली। मंगलवार को अधिवक्ता महेश बोड़ा ने इंस्पेक्टर से जिरह की। जिरह के दौरान सीबीआई के विशिष्ट अधिवक्ता एजाज खान भी उपस्थित थे। पुलिस ने सुनवाई के दौरान आरोपी इंदिरा बिश्नोई सहित 12 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। चिट फंड से जुड़े एक मामले में जांच के दौरान आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक आरटीआई कार्यकर्ता ने एडीसीपी पश्चिम विपिन शर्मा और तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त दुर्ग सिंह राजपुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। मैंने 2013 में पुलिस थाना सरदारपुर में माननीय न्यायालय के जरिए इस्तकासा 156(3) में दर्ज कराया। मैटर ये था कि चिट फंड कंपनियों के विरुद्ध कुछ लोग पीड़ित थे, मैं भी पीड़ित था, हमने मुकदमा दर्ज कराया। उसमें जांच अधिकारी थे डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित, एसीपी प्रताप नगर जोधपुर के। उन्होंने क्या किया, मुलजिमानों को फायदा पहुंचाने के लिए मुझ प्रार्थी ने एक मैंने डाक भेजी थी बाड़मेर से स्पीड पोस्ट, उसमें मेरे कुछ सबूत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। आरटीआई के जरिए रिजर्व बैंक, सेवी, IRDA, कंपनी रजिस्ट्रार्स और फर्जी स्टाम्प वगैरह मैंने डाक भेजी। डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने क्या किया, उस डाक को गायब कर दिया और मेरे केस में FIR लगा दी। तब मैंने वो दस्तावेज वापस आरटीआई के जरिए दोबारा चाहिए तो मेरे को जल्दी दस्तावेज दे दी लोक सूचना अधिकारी डॉक्टर विपिन शर्मा जी ने। तो मैंने इन दोनों के विरुद्ध माननीय न्यायालय के जरिए पुलिस थाना सरदारपुरा में FIR नंबर 30 और 31 मैंने दर्ज कराई है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे जिला कलेक्टर को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के आदेश। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। लूणी प्रधान की फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को 15 दिन में जांच का रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी। इस मामले में परिवादी बाबूलाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को जांच का रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल लूणी प्रधान नीरज कंवर के निर्वाचन के बाद से ही उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। बाद में ये मामला कोर्ट में पहुंचा, जिसकी सुनवाई चल रही है। परिवादी का कहना है कि नीरज कंवर सामान्य वर्ग से हैं, लेकिन उन्होंने ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट प्रदान कर चुनाव लड़ लिया। लूणी पंचायत समिति के चुनाव के प्रधान के चुनाव के समय जो फर्जीवाड़ा हुआ था, लूणी प्रधान वहाँ पे सामान्य ओबीसी की सीट आरक्षित थी और जो वर्तमान लूणी प्रधान नीरज कंवर है
नीरज कंवर है वो सामान्य वर्ग से संबंधित है और ओबीसी का झूठा सर्टिफिकेट लेकर उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा। इसको लेकर परिवादी बाबूलाल की ओर से हमने को वारंट रिट ऑनरेबल हाई कोर्ट में फाइल की थी, जिसको सुनते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने आज 15 दिन में जिला कलेक्टर को डायरेक्शन दिया है कि 15 दिन में ये बताएं कि इनका ओबीसी सर्टिफिकेट सही है या गलत, और 15 दिन तक इनको वापस अपनी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं और इसकी आगामी सुनवाई 5 तारीख तक रखी है। जेएनयू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आनंद फानन में रात को बाबा साहिब की प्रतिमा लगाकर एक ऐसा विवाद शुरू हो गया जिसको लेकर अब छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। प्रतिमा को सोमवार को वापस हटा लिया गया और अब विधिवत रूप से प्रतिमा लगाने की बात कही जा रही है। इस बीच छात्र संगठन एसएफआई ने मंगलवार को केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी बाबा साहिब के प्रति सम्मान व्यक्त करने की जगह ऐसा कुछ कर रही है जिससे लग रहा है कि ये बाबा साहिब का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई जिला कमेटी के बैनर तले जिस प्रकार से जिन्नान व्यास विश्वविद्यालय में 3 फरवरी के नाइट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो रात के अंदर प्रतिमा लगाई गई थी, और 4 फरवरी के नाइट में वापस बाबा साहब की प्रतिमा हटा देने का काम किया। जिस प्रकार से ये दोगली राजनीति का काम कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालय प्रशासन और जिसने हटाई और लगाई है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज एसएफआई जिन्नान व्यास विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन करके कुलपति से वार्ता करेगी। जिस प्रकार से ये मूर्ति लगाने का काम और हटाने का काम, ये संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था, उनकी बेइज्जती हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों का कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ आंदोलन जारी है। इन छात्रों ने मंगलवार को एक रैली निकालकर प्राचार्य पर मनमानी करने का आरोप दोहराया। इनका कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। जयपुर भी इस बारे में संबंधित अधिकारियों को पत्रावली तक भेज चुके हैं। उसके बावजूद छात्र के हितों की अनदेखी की जा रही है। अगर कॉलेज प्रशासन अभी भी नहीं चेता तो आंदोलन तेज करते हुए अनशन किया जाएगा। जनवरी से इस मिशन को लेके बैठे हुए हैं। इतने परेशान होके विद्यार्थी खाना पीना भी टाइम पे नहीं हो पा रहा, लेकिन हमारी आवाज मतलब अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया, बट आज जो हमने रैली के रूप में निकाल रहे हैं कि फिर अगर शांतिपूर्वक तरीके से नहीं सुन रहे तो अगर ऐसे सुनते बिना किसी तोड़ फोड़ के रैली निकालने से, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं हो पाता तो फिर आगे विद्यार्थी जो अपना है अपने हिसाब से उग्र भी हो सकते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यूनियन के स्ट्रेंथ आप देख ही रहे हैं, 200 विद्यार्थी जो है, एक बंदा गलत हो सकता है, 200 विद्यार्थी गलत नहीं हो सकते। सर, बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। जोधपुर संभागीय वन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। इन कमठा मजदूरों का कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे कमठा मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 28 मार्च को होने वाले चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 15 फरवरी तक नामांकन भरे जाएंगे। 22 फरवरी को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 फरवरी है। अब तक 30 के करीब नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। बार काउंसिल के सदस्यों का चुनाव 28 मार्च 2018 को होने जा रहे हैं और उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया 1 फरवरी से शुरू हो गई है और जो 15 फरवरी तक चलेगी और 22 फरवरी को लास्ट विड्रॉल की अंतिम तिथि रहेगी। और कल तक हमारे बार काउंसिल में 26 नामांकन पत्र विभिन्न कैंडिडेट द्वारा भरे गए हैं और इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है 15 फरवरी को 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति अपना नामांकन पत्र भर सकता है। इस तरह कागा क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि घायल विष्णु मैकेनिक है और कूलर ठीक करने का कार्य करता है। उसने एक व्यक्ति का कूलर ठीक किया था, बदले में उस समय उसे पैसे नहीं मिले। वो उस व्यक्ति से लगातार बकाया पैसों की मांग कर रहा था। मंगलवार को उस व्यक्ति ने विष्णु को पैसे लेने के लिए बुलाया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल विष्णु का अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं चाकूबाजी के आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। सुसाइड पॉइंट बन चुके गुलाब सागर में मंगलवार को एक शव मिला।
घंटाघर पुलिस चौकी को सूचना मिली कि गुलाब सागर में एक शव तैरा है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त के लिए उसे एमजेड की मोर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक ने महिला के कपड़े पहन रखे थे। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि शव किसी किन्नर का भी हो सकता है। घंटाघर चौकी पर इतला मिली कि गुलाब सागर में एक कोई बॉडी तैर रही है, जिस पर यहाँ पहुंचे तो एक बॉडी मिली है जिसमें महिला के कपड़े पहने हुए हैं और उसको बाहर निकालकर एमजीएच में रखवाई जाएगी और उसके बाद में जो भी कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। ऐसा लग रहा है, लोग बता रहे हैं कि किन्नर टाइप लग रहा है, जिसको डॉक्टर करवाने पर ही पता चलेगा क्या है। सोरजीती गेट स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में मंगलवार को जन समस्या निस्तारण शिविर लगाया गया। शिविर में ट्रैफिक, पार्किंग, जल विभाग, बीएसएनएल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और व्यापारियों की समस्याओं से रूबरू होकर समाधान का विश्वास दिलाया। सोरजीती गेट व्यापार संस्था की ओर से आज यहाँ सोरजीती गेट के गणेश मंदिर प्रांगण में सोरजीती गेट की जो समस्या, उन समस्याओं को लेकर जन समस्या निस्तारण शिविर का आयोजन यहाँ किया गया। इस शिविर में ट्रैफिक के संबंधी और पार्किंग के संबंधी, जल विभाग, बीएसएनएल के संबंधी विभागों के अधिकारी यहाँ पधारे और सोरजीती गेट के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं को उनसे अवगत कराया। सबसे बड़ी समस्या हमारी सोरजीती गेट की ट्रैफिक की है, जिसके लिए हमने एडीएसपी राम सिंह चारण जी को हमने यहाँ ट्रैफिक के संबंधी सारी समस्याओं को अवगत कराया। यातायात नियमों के प्रति स्कूली बच्चों को जागरूक करने के लिए यातायात पुलिस की ओर से इन दिनों विभिन्न स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चौखा स्थित आदर्श बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया। यहाँ यातायात पुलिस एडीसीपी निर्मला बिश्नोई सहित यातायात पुलिस के सिपाहियों ने बच्चों को यातायात नियमों की पालना करने की सीख दी। हमारे द्वारा अलग अलग जगह पर लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक बालक को इस बारे में जागरूक करें कि वह यातायात नियमों की अधिक पालना स्वयं भी करें और साथ साथ अपने जानकार लोगों में भी यातायात नियमों की पालना के लिए वो भी जागरूकता में इस अभियान में हमारा अंग बने। इस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने इस यातायात नियमों की पालना इस तरह के कैंप आयोजित किए। वाल्मीकि समाज की प्रथम धर्म संसद का आयोजन सूर्यनगरी में होने जा रहा है। 14 और 15 फरवरी को रावण का चबूतरा मैदान में होने वाली धर्म संसद में देश भर से महंत और संत भाग लेंगे। आयोजन समिति के प्रेमदास बारासा और चरणदास गुजराती ने बताया कि 15 फरवरी को कुंदन साहिब की प्रथम पुण्यतिथि भंडारा और मूर्ति अनावरण नवल गुरुद्वारा रातनाड़ा में किया जाएगा। इसके बाद दोपहर में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। हिंदुस्तान में प्रथम बार वाल्मीकि समाज की धर्म संसद का आयोजन जोधपुर में 15 फरवरी को रावण के चबूतरे में किया जा रहा है। इस धर्म संसद का उद्देश्य समाज का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी मांगना है। हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से लाखों की संख्या में जोधपुर में साधु संत पधार रहे हैं, जिसमें बैठकर समाज के सारे लोग हैं जो अपने अपने प्रस्ताव देंगे। उन प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से निर्णय करके हम सभी राजनीतिक दलों को भेज देंगे। यहाँ वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे जेएनयू में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गीत। आप बने रहिए इस बुलेटिन के साथ। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जेएनयू वाणिज्य संकाय छात्र संघ की ओर से आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम गूंज में छात्रों ने खूब रंग जमाया। इन प्रस्तुतियों पर उपस्थित छात्र भी जमकर झूमे। जेएनयू कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में क्रीड़ा मंडल के सचिव बाबूलाल दायमा सहित छात्र संघ पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छे एक जनवर जो हमारे ईश्वर के यहाँ पर बहुत विद्या और कृपा कराया गया।
15 फरवरी को होने वाले जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ चुनाव के लिए 7 और 8 फरवरी को नामांकन पत्र मिलेंगे। 9 फरवरी अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। वहीं 10 फरवरी अपराह्न 2 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसी दिन 3 बजे चुनाव हेतु के लिए योग्य प्रत्याशियों की घोषणा कर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनाव अधिकारी रामनिवास चौधरी ने बताया कि 15 फरवरी को प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा और शाम 4 बजे मतगणना कर परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात प्रकाशित की गई स्थायी मतदाता सूची के सदस्यों को ही चुनाव में प्रत्याशी बनने और मतदान का अधिकार होगा। कोई भी सदस्य अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य में से किसी एक पद के लिए चुनाव लड़ सकेगा। इस बार 323 कर्मचारी मतदाता संघ पदाधिकारियों का चुनाव करेंगे। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 30 जून 2016 तक की लंबित वीसीआर के अंतिम निस्तारण के लिए अगस्त माह में लागू की गई विशेष और सरल योजना की अवधि 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता व गैर उपभोक्ता जिनके विरुद्ध 30 जून 2016 से पहले विद्युत चोरी व दुरुपयोग के मामलों में वीसीआर भरी गई है, उसका अब तक निपटारा नहीं हुआ है, तो वे शीघ्र ही संबंधित सहायक अभियंता कार्यालय में संपर्क स्थापित कर बहुत ही सरल इस योजना से अपना वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाकर योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत वीसीआर के पूर्व में निस्तारित हो चुके प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा। मसालों में प्रमुख जीरा राजस्थान में सर्वाधिक मारवाड़ में होने के बावजूद भी कई वर्षों से जीरे की नई किस्म विकसित नहीं हुई है। इस वजह से जीरे की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। नई किस्म विकसित नहीं होने का प्रमुख कारण इसका रिसर्च सेंटर जोधपुर में नहीं होना है। जीरा का रिसर्च सेंटर जोबनेर जयपुर की कर्ण नगेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में है। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जीरे का क्षेत्रफल व उत्पादन नगण्य है। क्षेत्रफल व उत्पादन की दृष्टि से मंडोर स्थित कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश में अव्वल है, जिसके क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन होता है। खबर खेल के मैदान से इस्कलेश्वर महादेव क्लब की ओर से आयोजित जालप मोहल्ला पुष्करना चैलेंज जूनियर कप फुटबॉल प्रतियोगिता में एचसीबी क्लब ने खांडेकर क्लब को 2-1 से शिकस्त देकर हाईलाइन मैच जीत लिया। बुधवार को प्रतियोगिता का फाइनल पीवी कल्ला और भीम क्लब के बीच खेला जाएगा। अंडर 13 में 2 टीमें हैं, एसकेबी और पीवी कल्ला क्लब, और उसी के साथ साथ अंडर 16 में भीम क्लब वर्सेस पीवी कल्ला क्लब के बीच में फाइनल खेला जाएगा। बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार को भी सूर्यनगरी के आसमान में बादलों का डेरा रहा। आसमान में बादलों की आवाजाही से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। तापमान में उछाल के बावजूद 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हवा के कारण सर्दी का असर बना रहा। धूप नहीं निकलने और हवा चलने से ठिठुरन बनी रही। हालांकि दोपहर में सूर्य देवता की चमक ने सर्दी के असर को कुछ कम किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन बादलों का आना जाना बना रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।